फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें क्योंकि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको रेगुलर थोड़ा मेंटेन करते रहे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 12th आपके साथ आपकी चली रही है तो आप साथ में उसको तो करेंगे, साथ में जैसे आपको संडे वगैरह मिलते हैं तो आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। और एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स थे उन्हें भी सोल्व किया था और लास्ट में जेईई मेन के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू और मेरा भी यही मानना है कि फिजिक्स टफ नहीं है। अगर आप इसका सारांश ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर शॉर्ट नोट्स बनाओ। लेकिन हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजय खंडल फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। आज अपन बात करते हैं नीट के अंदर सब बच्चों की फिजिक्स टफ रहती है। या तो बच्चे डर के मारे पढ़ते नहीं है या फिर बच्चे डर के मारे बस फिजिक्स ही पढ़ते रहते हैं, जिससे उनकी केमिस्ट्री और बायो वीक रहती है, उससे उनका नंबर अच्छे नहीं आते हैं। और फिजिक्स की मेन बैकबोन बायो होती है, सही बात है, लेकिन फिजिक्स में अगर आप स्कोर अच्छा नहीं कर रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब अपन आज बात करेंगे ऐसे 4 बंदों से जिनकी फिजिक्स में अच्छा स्कोर है, आउट ऑफ 180 नंबर भी है, उनकी ऑल इंडिया रैंक भी अच्छी खासी आ रखी है। फर्स्ट में इंटरेस्ट बनाओ। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और सब कुछ आसान है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फिजिक्स, इसलिए मेरे फिजिक्स में 180 है और बायो में मेरे 335 ही आए हैं। फिज़िक्स को लगातार पढ़ते रहो, वो डेफिनेटली आसान बन जाएगी अगर आपके लिए नहीं है तो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन है और मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। नीट 2022 में मेरी 987 रैंक थी और फिजिक्स में मेरे 170 मार्क्स थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्षित गुप्ता है। मैं अभी एसएमएस मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 337 आई थी और फिजिक्स में मेरे 180 मार्क्स आए। Hello everyone, I am Jain Saini, currently pursuing MBBS in SMS Medical College. I have scored 180 out of 180 NEET 2022 in physics. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित दायल फ्रॉम सीकर। आई currently studying in एसएमएस मेडिकल कॉलेज। आई got AIR 2284 and 180 marks in physics in NEET 2022। लक्षित से अपना पहला सवाल है कि फिजिक्स क्या सच में टफ होती है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिजिक्स टफ होती है। ये डिपेंड करता है कि आप उसकी किस तरीके से तैयारी करते हो। अगर आप उसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करोगे और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। मेरा भी यही मानना है कि फिजिक्स टफ नहीं है। अगर आप कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। मुझे भी खुद पहले दिक्कत आती थी, पर जैसे मैंने प्रैक्टिस बढ़ाई तो मुझे फिजिक्स आसान लगने लगी। मुझे भी फिजिक्स हार्ड नहीं लगती थी, मुझे तो उल्टा फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगती थी बिकॉज मुझे मेरी अप्रोच हमेशा मैं कॉन्सेप्चुअल लगता था, तो मुझे कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ इंटरेस्टिंग लगती थी। तो फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं होती है अगर आप उसे उसमें इंटरेस्ट लो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसे अप्लाई करना सीखो। शुरू में हार्ड लगती थी लेकिन बाद में जब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ज़्यादा करते हैं, मॉड्यूल एनसीईआरटी सोल्व करते हैं, तब फिजिक्स धीरे धीरे कंसेप्ट सही होते रहते हैं और आसान लगने लगती है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा? मेनली तो मैं जो भी क्लास में नोट्स बनाते थे वही पढ़ता था रिवीजन के लिए, और बाकी जो आपको रोज़ पढ़ाया जाए वो आप रोज़ पढ़ो। उसको आप मॉड्यूल से भी उसमें क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसको सॉल्व कर लो, और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस जो उसमें से टॉपिक में से आए हुए हैं वो साथ ही साथ सॉल्व कर लो, तो आपको पता चलेगा कि इस कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें आप सारे मेथड्स का अप्रोच करना सीखें। मतलब कुछ होता है कि हम बड़ा मेथड होता है हम जो कर रहे होते हैं, हमें सर कुछ छोटा मेथड भी बता देते हैं, तो उस पर भी हम ध्यान दें। साथ ही में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप जो कोचिंग अगर आप लेते हैं तो उनमें जो माइनर पेपर, मेजर पेपर जो होते हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होते हैं और ज़्यादातर वो नीट के रिलेटेड ही होते हैं कि काफ़ी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आसपास ही होते हैं। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मेरे हिसाब से फिजिक्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो हो जाएंगे उसके क्वेश्चन। मेरा मेन फोकस तो मेनली नोट्स पे था। नोट्स से जब जब टीचर पढ़ाते हैं तब नोट्स बनाना, कंसेप्ट सीखना, और फिर जब टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए तो कॉन्सेप्ट्स को सीखना। हाँ, सीखने के बाद अच्छी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मॉड्यूल सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, और अगर लास्ट में वो टाइम बचे तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी लगाना। मेनली मैंने भी नोट्स और मॉड्यूल सोल्व की थी और अगर कोई डाउट आता है तो वो या तो उसी दिन या अगले दिन टीचर से सोल्व कर लेता था, और बाकी लास्ट में क्वेश्चन पेपर और जेईई मेंस पीवाईक्यू सोल्व किए थे। अगला सवाल ये है कि फिजिक्स में थ्योरी इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, या जो बच्चे सारा दिन बस रटते रहते हैं फॉर्मूला वो इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में राय लेते हैं। फिजिक्स में मेनली मैं कहूँगा कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों के हम कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल के होते हैं तो हमें कुछ बार फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना पड़ता है, लेकिन कंसेप्ट आप अगर फोकस करेंगे, जैसे मैकेनिक्स वगैरह हो गया, उसमें तो सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड ही है सारा, तो उस पर कंसेप्ट पे फोकस करें, और फॉर्मूला भी कभी याद करना पड़े तो कर लें, और बाकी कंसेप्ट पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेन फोकस रखना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्व करने के। तो कईयों में कंसेप्ट लगते हैं, कईयों में फॉर्मूले लगते हैं। तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में आप कंसेप्ट से कर सकते हो, जिसमें कंसेप्ट लगता है वो ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप एक बार कंसेप्ट देख लेते हो। वरना फॉर्मूले तो क्या है, कई सारे होते हैं, आप कितने याद करोगे। सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी फॉर्मूले होते हैं कई सारे, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। इसलिए मैं तो ध्यान देता हूँ कि कंसेप्ट हो सके तो कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करो। और थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर? थ्योरी का मेरा मानना है कि थ्योरी के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, मैं बोलूँगा कि उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टेटमेंट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करो। जो कोचिंग के पेपर होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनसे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो सकती है। मेरा भी यही कहना है कि एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज और एनसीईआरटी पे बेस्ड ही आएगा। और एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स थे उन्हें भी सोल्व किया था और लास्ट में जेईई मेन के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने क्या फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाए, या जो नोट्स थे उन्हीं से आपने पढ़ाई की? तो बच्चे बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, डाउट रहता है सभी के, तो एक बार बात करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना कुछ गलत नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना सकते हैं। मेरे पास पर्सनली इतना टाइम नहीं था, तो मैंने अपने नोट्स में ही मेन जो टिक कर लिए थे फॉर्मुलाज वगैरह, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है या इसका कंसेप्ट अच्छा है, उन क्वेश्चंस को मैं टिक कर लेता अपने नोट्स में ही रोज़ की रोज़ रोजाना में ही, ताकि मैं बाद में उनको ही प्रैक्टिस करूँ, और मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है उनमें बार बार टाइम वेस्ट ना करूँ।
मेरे हिसाब से कुछ ऐसे मतलब टॉपिक्स होते हैं जिनमें काफ़ी सारी फ़ॉर्मूले होते हैं, उनमें तुम कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं कुछ ऐसा करता था कि एक अलग से कॉपी और पेन ले रखे थे, उनसे मैं कुछ फ़ॉर्मूले उनको लिख-लिख के रटने की कोशिश करता था। क्योंकि क्या उनमें कॉन्सेप्ट होते नहीं थे, तो फ़ॉर्मूला याद करना काफ़ी ज़रूरी होता था उनके लिए, तो मैं लिख के याद करता था उनके लिए। बाकी शॉर्ट नोट्स मैंने अलग से नहीं बनाए थे फिज़िक्स के, मैं भी कुछ क्वेश्चन्स को टिक कर लेता था पेपर में जो मेरे गलत होते थे ज़्यादातर, उनको याद भी कर लेता था साथ के साथ। मैं तो कहता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, मैंने भी बनाए थे, बट मैंने हर चैप्टर के नहीं बनाए थे, मैंने उन्हीं चैप्टर्स के बनाए थे जो मेरे वीक और इंपॉर्टेंट भी हैं। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं टाइम हो तो, बाकी मैंने तो कुछ पेजेज़ में फ़ॉर्मूले लिख रखे थे तो उनको याद करता था, बाकी शॉर्ट नोट का इतना टाइम नहीं था। बाकी बना सकते हैं, उससे आसानी रहती है याद करना। ओके, इसका सारांश ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर शॉर्ट नोट्स बनाओ। लेकिन अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस किए हर चैप्टर के अंदर? पर्टिकुलरली मैं तो मतलब एलन का जो मॉड्यूल था उसमें सारी एक्सरसाइजेज 1 2 3 सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और बीच में एग्जांपल्स वगैरह भी दे रखे होते हैं उसमें इलस्ट्रेशंस वगैरह। इसके अलावा आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस क्या है, उसमें लंबी कैलकुलेशन होती है, तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ करके जो नॉर्मल क्वेश्चंस है नीट लेवल के उनको सॉल्व करें और सॉल्व्ड एग्जांपल्स एनसीईआरटी के जरूर कर लें फिजिक्स के लिए। मेरा मानना ये है कि आप ये सब तो कर ही सकते हैं, साथ में जो कोचिंग के टेस्ट पेपर्स माइनर्स और मेजर होते हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने तो खुद ने ऐसा ही करा था कि नीट से 2-3 महीने पहले मैं डेली एक पेपर ज़रूर सॉल्व करता था। उन पेपर को सॉल्व करने के बाद, उनके एनालिसिस करने के बाद मुझे काफ़ी गेन होता था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। आज मैंने लास्ट टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले थे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर करना और कोचिंग जैसे मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ उस कोचिंग के पेपर करना और जो मेरे दोस्त लोग पढ़ रहे हैं उनके भी पेपर करना, तो मैं ऐसे पेपर्स भी करता था और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी लगाए थे, तो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो गया था इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। और एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स थे उन्हें भी सोल्व किया था और लास्ट में जेईई मेन के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू और क्वेश्चन पेपर जो एलन के लगते थे टेस्ट सीरीज़ में तो वो भी सोल्व करने थे और जो क्वेश्चन गलत होते थे उन्हें फिर से सोल्व करना। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि पीवाईक्यू नीट के और जेईई मेंस के क्या करने चाहिए? कितना हेल्प मिलती है उनसे? मतलब नीट में तो ऑलमोस्ट आपको 80 टू 90% क्वेश्चंस तो बिल्कुल पीवाईक्यू से डायरेक्ट मिल जाएंगे। कुछ 2 4 5 क्वेश्चन ही होते हैं जो मतलब थोड़ा नया कंसेप्ट लगता है उनमें। बाकी आप मतलब 15 से 20 साल के तो एटलीस्ट नीट के और जेईई मेंस के भी आप रिसेंट 5-7 साल के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। नीट के आप मैं कहूँगा आप 33 ईयर्स भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है आप 10 टू 15 ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल। मेरा भी मानना कुछ ऐसा ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का करना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हीं से आपको आइडिया लगता है कि पहले नीट में कैसे क्वेश्चंस आए थे और आगे भी आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। उनसे स्टेटमेंट बेस्ड और वो फॉर्मूला बेस्ड आप दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यूज करनी चाहिए, नीट के तो डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज उनसे हमें पता चलता है एग्जामिनर की अप्रोच कैसे रहती है क्वेश्चन पूछने की, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो बिल्कुल जेईई मेन के भी ना पीवाईक्यूज करें जब जब नीट के और जेईई मेन के पीवाईक्यू करनी चाहिए। नीट के तो करनी चाहिए 10-15 साल के पहले के और जेईई मेन के भी 4-5 साल के पुराने कर लेनी चाहिए क्योंकि अभी फिलहाल एनटीए करवा रहे हैं तो पैटर्न सेम ही आ रहा है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे बोलते हैं कि बायो में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो फिजिक्स में कितना वेटेज है एनसीईआरटी के? एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन करनी चाहिए? बात करते हैं पर इस मामले में। फिजिक्स में एनसीईआरटी में ऐसा आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्लास में कवर हो जाएगी आपके कंसेप्ट्स उसमें ही। बाकी आप जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं एनसीईआरटी के वो कर सकते हैं और लास्ट में एक पॉइंट्स टू पॉन्डर करके और लास्ट में समरी करके कुछ दिया होता है, तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं, तो आप उनको जरूर पढ़ लें एक बार। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो सोल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं उसके बीच में साथ में जो पीछे की एक्सरसाइज होती है आप उनको सॉल्व करें। साथ में अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम बचे तो आप साथ में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तो हैं ही, साथ ही में और भी क्वेश्चन है कंसेप्चुअल वाले, वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड वो बिल्डअप करने में काफ़ी मदद करेंगे। एनसीईआरटी में जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और पॉइंट्स टू पॉन्डर करनी ही चाहिए, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, एसएचएम हो गया, इनमें काफ़ी अच्छे थ्योरेटिकल पॉइंट्स बनते हैं जो पॉइंट्स टू पॉन्डर में दिए हैं, और इंट्रोडक्शन में भी एसएचएम के आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई है। तो उनको तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि उनसे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो उस टाइम पे एट द मोमेंट एग्जाम टाइम पे करना मुश्किल होता है उनको। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने किस हिसाब से फिजिक्स का टाइम मैनेजमेंट किया पूरी साल के अंदर, कि ज़्यादा टाइम किसको दिया, कम टाइम किसको दिया? अपन बात करें इस मामले में। मैं पर्सनली मतलब जो रोज़ क्लास में कंसेप्ट्स कवर किए जाते थे उसमें मतलब मैं जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था रोज़ की रोज़, मतलब ऐसे मैं फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि फिजिक्स को ही सारा ध्यान दे रहा हूँ कि फिजिक्स से डर लगता है तो उसे ही पढ़ूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलता था और कभी होता है कि फिजिक्स को आज ज़्यादा ज़रूरत है, आज कुछ टफ कंसेप्ट पढ़ा है, तो मैं फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता था। ऐसे नहीं कि मतलब मुझे इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, जिस सब्जेक्ट को जिस दिन ज़्यादा ज़रूरत हो उस पे ध्यान देना चाहिए। जब जब तक क्लास चल रही है साथ में आपको साथ ही साथ में फिजिक्स करते रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार जो कॉन्सेप्ट क्लास में हो जाता है अगर आप उसको उसी समय समझ जाए तो बहुत सही रहता है, क्योंकि बाद में उसको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही में अगर आपके कॉन्सेप्ट बाद में कोई छूट जाता है तो आप उसको प्रैक्टिस के द्वारा या डाउट के द्वारा, टीचर्स काफ़ी अवेलेबल रहते ही हैं, आप उनसे पूछ के उसको सॉल्व कर सकते हो। है फिजिक्स को जब साथ के साथ करते रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को साथ के साथ अपने बनाते रहना चाहिए। हाँ, टाइम वेरी कर सकता है, जैसे कुछ इजी चैप्टर्स जैसे यूएनडी होते हैं, इनमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, बट वहीं मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तो साथ के साथ उसके लिए टाइम निकालते रहे। फिजिक्स में टाइम चैप्टर पे डिपेंड करता है, अगर चैप्टर बड़ा है तो कंसेप्ट अगर ज़्यादा है तो उनमें टाइम ज़्यादा देना चाहिए। कुछ चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन पढ़ना तो सबको चाहिए, टाइम उन्हें भी देना चाहिए। बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देनी चाहिए, ओनली फिजिक्स पढ़ने से नहीं होगा। बाकी फिजिक्स अगर हार्ड लगती है तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और रेगुलर करनी है, जैसे टीचर पढ़ाई उस कंसेप्ट को आते ही उसी वक्त उसके क्वेश्चन सोल्व और नोट्स रिवाइज करने चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अपने पास 2 बंदे हैं जिन्होंने 12th के साथ नीट क्वालीफाई किया है और उनकी रैंक भी अच्छी है, फिजिक्स में अच्छा स्कोर है, तो अपन देखते हैं उन्होंने कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट किया।
देखो फिजिक्स में बोर्ड्स में आपको मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो नॉर्मल आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे आपके बोर्ड्स के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेनली आपको बोर्ड्स के टाइम पे थोड़ी डेरिवेशंस वगैरह उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, वो आप लास्ट में कर सकते हैं। मेनली आप जो क्लास में कराया जा रहा है नीट के लिए उस पर फोकस करें। बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है फिजिक्स का वो करना, क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप कर पाएंगे बोर्ड्स में भी आराम से। बोर्ड्स कंपैरेटिवली नीट से काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। भले फिजिक्स ही नहीं, अगर आपको केमिस्ट्री और बायो के लिए भी बोर्ड्स में तैयारी करनी है, तो उनके लिए भी आपको सिर्फ मेनली राइटिंग प्रैक्टिस की ध्यान रखी होगी, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे तो नीट की पढ़ाई से क्लियर हो ही जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम बोर्ड्स के साथ आती नहीं है। अगर आपको 12th के साथ करना है, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको 11th से एक बहुत सही तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करनी रहेगी उसके लिए, कि 11th के कॉन्सेप्ट आपके 12th में क्लियर रहेंगे, तो आपको 12th क्लास को समझने में भी आसानी होगी और उसके कॉन्सेप्ट आप जी जल्दी समझ पाएँगे। मेरा एक क्वेश्चन इसमें और है कि मान लो जो बच्चे 11th में थोड़ा बहुत सही से नहीं पढ़ पाए तो वो 12th में अपीयर रहे हुए, तो वो किस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करें? उनका दोनों ईयर का सिलेबस एक साल में पूरा हो जाए और वो सिलेक्शन भी ले सके इजीली। मेरे टाइम पे भी कोरोना आ गया था तो 11th में मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं 12th में आप नॉर्मल जो क्लास में चल रहा है उस पे तो ध्यान दें ही। साथ में जैसे आपको कोई भी छुट्टी मिलती है या आप संडे होता है तो उसमें आप 2-3 घंटे 11th के कंसेप्ट पे भी फोकस कर सकते हैं। जैसे आप कोई कंसेप्ट उठा के उसको रिवाइज करें जो आपको लगता है कि आपका वीक रह गया था। जैसे 11th में कुछ बच्चे रोटेशन के बारे में बोलते हैं कि उनका वीक रह जाता है, तो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं संडे को, जैसे आपको टाइम मिले 2-3 घंटे। कि 12th आपके साथ आपकी चली रही है, तो आप साथ में उसको तो करें ही, साथ में जैसे आपको संडे वगैरह मिलते हैं, तो आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई नहीं, आपका अगर मन नहीं करे 11th को दोबारा पढ़ने का, तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर आप अपने बैच के किसी दोस्त से माँग लीजिए, दुकान से खरीद लीजिए, कहीं से भी वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि क्या क्वेश्चन करने में हमको भले ही मज़ा आता है, पढ़ने का भले ही मन नहीं करता फिजिक्स को आगे से। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, उसके बाद उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए कि हमारा कौन-सा क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे गलत हो गया, उसके डाउट पूछिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 12th क्लास में आप 11th के डाउट पूछ नहीं सकते, तो आप किसी भी टीचर से पूछिए और उससे बहुत क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। ओके, तो मेरा अगला सवाल है जयंत और मोहित से, जिन्होंने ड्रॉप करके नीट क्वालीफाई किया है। तो इनसे पूछना है कि इन्होंने एक ईयर में दोनों साल का सिलेबस कैसे कंप्लीट किया और अच्छी रैंक लाए, आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हैं, जो राजस्थान की और इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेज में आती है। हम बात करते हैं इनसे। मैं तो यही कहूँगा कि है ना, थोड़ा रेगुलर रहो। मैं नहीं ये कह रहा कि तुम 8-8 10-10 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जब 4 घंटे तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, कुछ और काम नहीं करो। 1 साल में करना है तो मेरे 12th में कंसेप्ट थोड़े ठीक थे, तो ड्रॉप में मतलब रेगुलरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-5 घंटे पढ़ो, रोज़ पढ़ो। बीच में अगर 1-2 दिन स्किप हो जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर रेगुलरिटी मेंटेन करने से कंसेप्ट धीरे-धीरे सही होने लग जाते हैं फिर। अच्छी बात कही कि कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है तभी सिलेक्शन होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, 98 चैप्टर तुम्हारे और साल एक मिलता है। तो कैसे मैनेज करना, कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं, कितना फोकस रखना पड़ता है, एक सिलेक्शन होता है। अगली बात करते हैं अपन कि आप पूरी साल किस हिसाब से मोटिवेट, या कोई टीचर ने गाइड किया या मतलब किसी फैमिली ने गाइड किया, आपको प्रॉब्लम्स नहीं है क्या, कभी डर नहीं लगा क्या, कभी फैमिली फंक्शन को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं किया? खुद तो कोटा हॉस्टल में रहता था, तो मतलब फैमिली तो नहीं थी वहाँ पे, पर फैमिली से बात करना ज़रूरी है। आप कभी भी आप डिमोटिवेट फील करें तो आप मम्मी से पापा से ज़रूर बात करें, क्योंकि वही हमारी बिगेस्ट मोटिवेशन होते हैं। और बाकी आप दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, क्योंकि कंपटीशन से ही हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर हम कंपटीशन ही नहीं होगा तो फिर हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं सब कुछ। जबकि अगर कंपटीशन से हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या करना चाहिए उसमें। मैं कोटा का रहने वाला हूँ, तो मेरे पास एलन थी घर के पास, तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे बार-बार छुट्टी क्यों में घर की जाने की ज़रूरत पड़े या घर की याद आए। मेरे घर में मम्मी-पापा थे, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा ध्यान रखते थे नीट के समय। साथ ही में मेरे बड़े भैया थे, वो भी क्या है, मेरे से 3 साल बड़े थे, उनका भी नीट में सिलेक्शन हो चुका था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी अच्छी एडवाइस दी थी नीट सॉल्व करने के लिए, मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए। अभी क्या है, मेरे टाइम पे कोरोना आया था, 11th तो पूरा कोरोना में निकला ही था और 12th में भी हाफ में कुछ कोरोना में निकला था। तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट रहता था मैं उस समय, मेरे मार्क्स भी कम अच्छे आते थे उस समय। लेकिन मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी सलाह दी और मेरे मम्मी-पापा ने भी मुझे ध्यान दिया। साथ में दोस्त का भी था कि दोस्त जो थे वो मेरे से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते थे, तो उनके कॉम्पिटिशन के चक्कर में और उनसे मैं डाउट भी पूछता रहता था, तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। ओके, ये बहुत अच्छी बात कही कि फ्रेंड्स से आपको कॉम्पिटिशन मिलना चाहिए, तो तब मजा आएगा कि यार वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ और मुझे भी करना ही चाहिए। अगली बात करते हैं अपन जयंत और मोहित से कि इन्होंने टीचर का कितना सपोर्ट लिया, टीचर से कितना मोटिवेट हुए, टीचर ने कितना गाइड किया। तो टीचर्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारे सिलेक्शन में। मैं तो हमारे एलन सीकर में काफ़ी अच्छी मेंटरिंग होती थी, बट मेरे पर्सनल मेंटर भी थे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के सर, पीबी सर। मैं उनसे रेगुलर कांटेक्ट में रहता था। वो मेरे से पूछते रहते थे कि कैसा क्या चल रहा है एंड ऑल, वो सब बताते रहते थे कि अब कैसे पढ़ते रहना है। और जब ऐसे कोई पूछता है तो अल्टीमेटली हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। हमें ये फील नहीं होता कि हम अब कब तक करते रहेंगे ऐसा। मतलब जब एनर्जी लो फील होती है तब वो सब याद आता है, तो फिर से मतलब स्टार्ट करने का मन करता है। और मेरे मम्मी-पापा और मेरे मामा जी ने भी मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया था। पहली बात, मोटिवेट रहने के लिए पहले तो पेरेंट्स से रोज़ बात करनी चाहिए जो हॉस्टल में रहते हैं, और भी दिक्कत होती थी वो टीचर से शेयर कर सकते थे। तो टीचर्स काफ़ी मोटिवेट रखते हैं, तो सिलेक्शन में उनका काफ़ी रोल होता है। तो टीचर्स और पेरेंट्स से तो बात करनी चाहिए, और फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। पढ़ने वाले फ्रेंड्स होने चाहिए ताकि कंपैरिजन हो तो सिलेक्शन ज़्यादा। ये बहुत अच्छी बात कही चारों ने कि देखो, एक तो टीचर और एक आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड, ये तीनों ही आपके लाइफ में सबसे बेस्ट मेंटर रहेंगे। इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो।
को ये दोनों जो साथ बैठे हैं, जो 11th क्लास से साथ पढ़े हुए हैं, तो एक बार इनसे कुछ बात करते हैं अपन। जैसा कि हम है ना हमने बताया कि फ्रेंड्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारे सिलेक्शन में। तो जैसे मैं और मोहित हम 11th क्लास से साथ में पढ़े हैं। मोटिवेशन मिलता था कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए, है ना? ऐसा मतलब वो जो डाउट आते थे वो मैं उससे पूछ लेता था। तो यही काफ़ी बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स का। तो 11th में तो हम दोनों को ही दिक्कत आती थी, फिर 12th में थोड़ा पढ़ने लगे और फिर टेस्ट के अंदर मार्क्स आते थे तो उससे कंपेयर करते थे, तो कि ये पढ़ रहा है तो मैं भी ज़्यादा पढ़ूँ, तो उससे रैंक कंपेयर करने से मार्क्स अच्छे आते थे। अब देखो यार, ये दोनों फ्रेंड्स जो 11th में साथ है, 12th में साथ थे, नीट में तैयारी साथ की, दोनों के फिजिक्स में 180 नंबर आए हैं और दोनों के ओवरऑल नंबर भी बराबर है 665 और एक ही रैंक है 2203, एक ही रैंक है 2284 और दोनों सिक्कर के रहने वाले हैं। यार इससे अच्छा क्या होगा? अब दोनों देखो 11th 12th साथ की, नीट की तैयारी साथ की, दोनों के नंबर बराबर आए हैं और दोनों एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इससे बेस्ट मोटिवेशन क्या होगा यार? तो फ्रेंड्स ऐसे रखो लाइफ टाइम आपके साथ रहें और आपके हर लाइफ में आपको हर मोमेंट में आपको मोटिवेट करे वो। वेरी गुड यार। तो मैं अगला बात करता हूँ कि थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा किस में करना चाहिए अपने को? फिजिक्स में पर्टिकुलरली मैं तो सारे मॉड्यूल के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था और बाकी आप टेस्ट कोई भी आप मत छोड़ें, क्योंकि कोई भी टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन कभी भी नीट में आ सकता है। तो आप ये ना सोचें कि टेस्ट की तैयारी कम है तो मैं टेस्ट छोड़ दूँ। आप टेस्ट ज़रूर दें, आपकी टेस्ट में तैयारी कम है, आप बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, लेकिन एक बार टेस्ट ज़रूर दें। उससे आपको पता चलता है कि हो सकता है आपको 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो पहले ही आते हों, 10 क्वेश्चन में ही दिक्कत हो, उसके लिए आप टेस्ट छोड़ दें तो आपके वो 30 क्वेश्चन भी चले जाएँगे। तो आप टेस्ट बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि टेस्ट छोड़ ही दें, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप ऐसा करें कि टेस्ट होने के बाद वो टेस्ट पेपर घर लेके आएँ, बुक खोलें पास में और जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हर क्वेश्चन को मॉड्यूल से, नोट से देखें और उसका सॉल्यूशन देखें कि ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व हो रहा है। भले ही आपको नहीं आता लेकिन उस समय आप देख लें एक बार, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकता है पेपर के द्वारा। बहुत अच्छी बात कही कि आपको क्वेश्चंस खूब सारे करने चाहिए। क्या पता नीट में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और ऐसा होता है भी, अगर आप क्वेश्चन खूब सारे करते हैं ना, मॉड्यूल से हुआ या क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ या कहीं से आप क्विज लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके नीट में डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे और मिलते भी है। कह रहे थे कि मुझे हमने बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टिक मारे थे देख के, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन किए हुए थे बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को लिंक हो ही जाता है। अगला क्वेश्चन आप अपना जयंत और मोहित से है कि इन्होंने फिजिक्स में सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड की? सिली मिस्टेक अवॉइड करने का तो एक ही फंडा है, प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन को अटेंटिवली पढ़ना और फिर प्रैक्टिस करना। एक ही है, एक ही रूल है, प्रैक्टिस। फिजिक्स में मेनली कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होती हैं और कोई जैसे फार्मूला है तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक, फार्मूला गलत लग जाए तो फार्मूलों को ध्यान से पढ़ना है, कंसेप्ट पूरे ठीक से आए तो अगर फार्मूला याद भी ना हो तो कंसेप्ट से क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो प्रैक्टिस से सही होती है, कैलकुलेशन फास्ट होने लग जाती है जितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब अपन कुछ इनसे समरी पूछते हैं कि आपको फिजिक्स में क्या करना चाहिए नीट 2024 के लिए जो इन्होंने किया। फिजिक्स के लिए आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, थ्योरी पे भी ध्यान दें, पर साथ ही साथ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते रहें और टेस्ट पेपर कभी मिस ना करें। मैं ये बोलूँगा कि थ्योरी और प्रैक्टिस तो करनी है, साथ में क्वेश्चंस पेपर करने हैं, उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी से करना है। साथ में आप जैसे कॉपी रखने हैं, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हो, तो आप ऐसा ज़रूर करें कि जो भी पेपर में आपके क्वेश्चन गलत होता है, आप एक बार उसको शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखें। उसको लिखने के बाद उसको कभी अगर आपका 1 महीने बाद, हफ्ते बाद कभी मन करे तो एक बार उसको देख लें, उससे काफ़ी सहायता मिलती है। फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें क्योंकि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको रेगुलर थोड़ा-थोड़ा मेंटेन करते रहे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा-थोड़ा रेगुलर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए कॉन्सेप्चुअली चलते रहें और जब आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी मज़ा आएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बर्डन सा लगेगा जो आपसे फिर नहीं होने का। एक तो क्लास और टेस्ट कभी नहीं छोड़ें, जब तक इमरजेंसी ना हो, क्लास रेगुलरली जाएँ और बाद में आके रेगुलरली प्रैक्टिस करें। कंटिन्यूटी पूरे साल रखना ज़रूरी है, तभी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। बायो अगर वीक है तो बायो को ज़्यादा पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री टाइम मैनेज करना है। मेरा अगला क्वेश्चन इनसे है कि इनकी लाइफ किस हिसाब से चेंज हुई जब नेट की तैयारी कर रहे थे तब और जब आज टॉप मेडिकल कॉलेज में, तब कितने किस क्या चेंज हुआ? इनके फ्रेंड्स किस हिसाब से चेंज हुए या ये चेंज हुए कि नहीं हुए या इनको चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो अपन बात करते हैं। आई थिंक चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब नीट के टाइम पे तो मेन फोकस स्टडीज़ पे ही रहता है। कभी हम घूमने वगैरह भी नहीं जा पाते थे, टेस्ट देते थे तो थोड़ा मतलब बाहर चले जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ एन्जॉयमेंट नहीं होता है। मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप एन्जॉयमेंट के बहुत मौके मिलते हैं आपको। आप अपनी हॉबीज़ वगैरह परस्यू कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं और भी चीज़ों पे, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, और जयपुर जैसे बढ़िया शहर में हैं तो घूमने का तो मौका मिलता ही है। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है कि नीट से पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ पे ही कॉन्संट्रेट करना पड़ता है। आप ज़्यादा किसी रिलेटिव्स की शादी वगैरह या कुछ और हो, वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत उसको देखना पड़ता है कि आप वहाँ नहीं जाएँ। लेकिन कॉलेज में ऐसा कुछ अटेंडेंस का थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता। आप बिल्कुल थोड़ा बहुत तो बाहर जा ही सकते हैं, घूम ही सकते हैं। कॉलेज के बाद आपको दोस्त फ्रेंड सर्किल बहुत सारे होते हैं, क्या ज़्यादा बाहर जा सकते हैं घूमने। अपनी कई सारी हॉबीज़ होती है, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है। आप उसको आराम से परस्यू कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो कॉलेज में आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जहाँ पे आप इसको अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी हॉबी है, जो आप नीट में आपकी है कि यार आप मुझे हॉबी है, मुझे डांसिंग करना है, सिंगिंग करना है, कुछ खेलना है, तो डेफिनेटली वो आपके मेडिकल कॉलेज आने में डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे फन करने को मिलेंगे। कॉलेज में मज़े करने के काफ़ी मौके मिलते हैं, इवेंट्स होते हैं और अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है हमारा जो हमारे साथ परमानेंट लंबे टाइम तक रहेगा। तो इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और हॉबीज़ ज़रूर बनाएँ क्योंकि हॉबीज़ हमारे काम आती है जब हमारा है ना लो फेज़ चल रहा होता है तो हमें उस समय काम आती है कि हमें
हमारा ध्यान वहाँ पे लगे ताकि हम कुछ फालतू ना सोचें। मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ था, शायद इनके साथ भी हुआ, वो जो फ्रेंड्स रिलेटिव बोलते हैं कि यार तू तो बदल गया नेट में सेक्शन होने के बाद, तू तो बात ही नहीं करता, तो कॉल ही नहीं करता है, तो इनके साथ ये बात हुई कि नहीं हुई, अपन बात करते हैं। हाँ, कुछ दोस्त बोलते हैं जिनका मतलब ड्रॉप ले रहे होते हैं वो, तो उनको लगता है कि ये बात ही नहीं करते हमसे, इनका सिलेक्शन हो गया, ये बड़े लोग हो गए हैं। मैंने तो इस बारे में अपने दोस्तों जिन्होंने भी ड्रॉप लिया है मैंने उनको बोल रखा है कि उनके पास जब भी फ्री टाइम हो, जब भी उनको थोड़ा लगे कि उनको ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनका पढ़ने में कम मन लगता है या उनको कोई नई एडवाइस चाहिए, तो वो कभी भी मुझे फ़ोन कर ले। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैं आगे से उनको फ़ोन नहीं करता ज़्यादातर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर दूँगा उस समय। तो कॉलेज में आने के बाद थोड़ी लाइफ थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। 8 घंटे की कॉलेज, उसके बाद हॉस्टल और फ्रेंड सर्किल, तो हमें भी टाइम कम मिलता है, तो हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते। तो काफ़ी रिलेटिव्स ऐसे बोलते हैं कि तू तो मेडिकल कॉलेज के जाने के बाद बदल गया या बड़ा आदमी हो गया। अब ये हमारी मजबूरी है, हमें हमें टाइम कम मिल पाता है उनके लिए, तो ये होता ही है। कॉलेज में टाइम मिलता है तो कम है, क्लास के बाद में आना थक जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स से बात रोज़ करनी चाहिए। पेरेंट्स से रोज़ कॉल करना और बाकी फ्रेंड्स से बातें होती रहती हैं। तो अपन ने बात की आज 4 बंदों से, इनकी फिजिक्स में अच्छा स्कोर है, इनका ओवरऑल भी अच्छा स्कोर है, और आपकी जो भी डाउट रहे, चाहे वो फिजिक्स का रहे, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायो का, कोई भी रहे, आपको किसी भी फील्ड में वीडियो चाहिए, मतलब मेडिकल कॉलेज से हुई या नीट से हुई या कोई सी सब्जेक्ट हुआ है, कोई भी टॉपिक हुआ, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए। और ऐसे ही और अपन खूब वीडियो लाएंगे और भी सोर्स भी लाएंगे अच्छे-अच्छे, जो आपको नीट 2024 के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब देखो अपन ओवरऑल बात करते हैं कि क्या समरी है इसकी, तो आप 2-3 चीज़ डेफिनेटली करना। एक तो कंसिस्टेंसी रखना कि फिजिक्स हार्ड नहीं है, इससे अपने को डरना नहीं है, बल्कि इसको ज़्यादा पढ़ना है। जो भी आपका टॉपिक टफ है या जो भी सब्जेक्ट आपकी वीक है, उसको आप ज़्यादा फोकस करो। दूसरी बात, आप एक तो कंसंट्रेट रहा करो बिल्कुल। घर वालों से मोटिवेशन लो या किसी टीचर से लो, टीचर की बात मानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो आज कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं है। कोई बच्चे क्या करते हैं, कोई मतलब कोई भी कह रहा है उसकी बात मान रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। टीचर आपके लिए गाइड है, उसकी बात मानो। आपका अच्छा फ्रेंड्स आगे होना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। ऐसा नहीं किसकी भी सुन रहे हैं, किसकी भी कर रहे हैं। और एक चीज़, सबके मन में डाउट रहता है कि यार मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, मैं ऑफलाइन ले रहा हूँ, क्या कोई चीज़ गलत है? कुछ देखो, सब चीज़ ठीक है, अपने कहीं से भी पढ़ना है। अगर आपके मन में लगन है डॉक्टर बनने की, कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपका कोई भी फील्ड जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो, जरूरी नहीं है। आप जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है वहाँ से ज्ञान ले लो। वो सारी कोचिंग अच्छी होती है, सब जगह आपको पढ़ने का मौका मिलता है, सब जगह आपको पढ़ने का अच्छा स्कोप मिलता है, आपको अच्छे नोट्स मिलते हैं, आपको अच्छे टीचर मिलते हैं। और यही है कि फिजिक्स में आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करनी चाहिए खूब सारे, लेकिन जितने फिजिक्स में आप क्वेश्चन करोगे ना, उतना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। आपके जो भी डाउट हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चन के जवाब ये भी देंगे और मैं भी दूंगा। और ऐसी और वीडियो आएगी इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक बात और मैं अब फिजिक्स की भी लाएंगे, केमिस्ट्री की लाएंगे और बायो की भी लाएंगे कि आपको किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है पूरी साल। जल्दी वीडियो हो रहेगी। थैंक यू सो मच।